मैं अजीत, कहानी वाला, लाया हूं आपके लिए एक कहानी। कहानी क्या कहूं, ये असल में एक खत है जिसके रचनाकार हैं हमारे बीच मौजूद शख्सियत हमारे देव साहब। और अब कहानी का मैं आगाज़ करता हूं। नाम तो तुमने लिफाफे पर पढ़ ही लिया होगा और शायद याद भी आ गया हो कि मैं कौन हूं। याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। मैं तुम्हें एक शाम की याद दिलाती हूं। वो शाम इतनी खास है कि मैं दोबारा उस शाम को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। हम तब कॉलेज में थे और ये उस दिन की बात है जब हम कॉलेज की तरफ से आईआईटी गए थे। सारा दिन सेमिनार में बीता। देर दोपहर जब वापस लौटने के लिए कॉलेज की बस न पहुंची तो सब परेशान हो उठे। कुछ ने यहां वहां से फोन करके घरों से किसी को ले जाने के लिए बुला लिया, कोई उनके साथ हो लिया। ले दे के बस मैं बच गई। मैं घर फोन नहीं कर सकती थी। घर पर फोन करती तो डांट पड़ती, साथ में घर से निकलना भी बंद हो जाता। दरअसल यहां आने के बारे में बताकर जो नहीं आई थी, बस कॉलेज का ही कहा था। तभी कोऑर्डिनेटर ने तुम्हें बुलाकर कहा कि तुम इसके साथ चली जाओ, ये उसी तरफ रहता है। मैं तुम्हें रोज देखती थी मगर कभी तुमसे बात न की थी। तुम कैंटीन में तो कभी सीढ़ियों पर तो कभी लॉन में होते। सच कहूं तो मैं तुम्हें कुछ और ही समझती थी। मैंने सोचा कि मना कर दूं, मगर वहां से घर का फासला कोई 21 या 22 किलोमीटर का था। अकेली लौट पाना मुश्किल था। मैं कभी इस तरह अकेली इतनी दूर न गई थी। मैं मान गई। हम जब गेट पर पहुंचे तो शाम के 4 बज रहे थे। हम एक टेम्पो में बैठकर मेडिकल कॉलेज तक आए। उस आधे घंटे में मुझे लगा कि तुम वैसे नहीं हो जैसे कि मैं तुम्हें दूर से देखकर समझती थी। तुम बस चुपचाप मेरी बगल में बैठे रहे। मैं कनखियों से तुम्हें देखती तो बस तुम्हें बाहर देखता पाती। आगे जाने के लिए जब हम दूसरी सवारी देख रहे थे तो किसी ने बताया कि अब आगे कोई सवारी न मिलेगी। पूछने पर पता चला कि आज सारे शहर में चलने वाली सभी ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। तुमने कहा, मगर हम तो अभी अभी आए हैं। तो उस इंसान ने कहा कि कुछ लोग अपनी गाड़ी चला रहे हैं मगर पकड़े जाने पर उनकी यूनियन उनकी खबर ले रही है। खैर, तुमने कहा कि यूं खड़े रहने से बेहतर है कि हम पैदल ही चलें, कम से कम रास्ता तो कटेगा। हम चल पड़े। तुम चुपचाप ही चले जा रहे थे। मुझे कदम मिलाना मुश्किल हो रहा था। आखिर मैंने तुम्हें पुकारा, देव। तुम रुककर पलटे। थोड़ा धीरे चलो, मुझे आदत नहीं है। तुमने सॉरी कहा और फिर तुमने ऐसे कदम मिलाए कि क्या कहने। मुझे पहली बार लगा कि तुम कितने अच्छे हो। अब मेरा तुमसे बातें करने को जी चाहने लगा। मुझे कुछ सूझ न रहा था। अचानक मैं रुक गई। तुमने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, मैं थक गई हूं चलते चलते और मुझे भूख भी लगी है। तुमने जेब में हाथ डाला और पैसे गिनने लगे। फिर बोले, माफ करना, किराए के पैसे छोड़कर बाकी बस इतने ही हैं मेरे पास। इतने में तो मैं तुम्हें बस चाय ही पिला सकता हूं। सड़क किनारे एक दीवार और फुटपाथ पे लगे पेड़ के पास ही एक ढाब थी जहां एक आदमी चाय बना रहा था। तुमने उसे 2 चाय देने को कहा और फिर हम उस पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। हम खामोश खड़े थे कि तभी एक छोटा लड़का एक तार से बने गिलास होल्डर में 2 गिलास चाय लेकर आया। तुमने उससे पूछा कि वो पफ कितने के हैं। उसने कहा कि 8 आने का एक है बाबूजी। तुमने कहा कि वो 2 पफ भी ले आए। सड़क किनारे दीवार से सटे पेड़ के नीचे हम खड़े हुए चाय पीते और पफ खाते, तुम और मैं। मुझे अचानक लगा कि ये कितना रोमांटिक है। हमने चाय पी, थोड़ी देर वहां रुके। तुमने 2.5 रुपए उस लड़के को दिए।
हिसाब तुम्हारा बड़ा दुरुस्त था। 12 आने के हिसाब से 1.5 रुपए की 2 चाय और 8 आने के हिसाब से 1 रुपए के 2 पफ। हम अभी वहीं थे कि एक सामान ढोने वाला तांगा वहां आया। चाय वाला, जो हम लोगों को देखकर कुछ कुछ समझ भी गया था, तुमसे कहने लगा, बाबूजी, आपको अगर कैंट की तरफ जाए का है तो ये तांगे में बैठ के निकल जाओ, सवारी उवारी कुछ ना मिले अब। फिर उस तांगे वाले से तुमने कहा कि ले जाओ बाबूजी को, किराया ले लो जो बने। तांगे वाला बिना कुछ बोले चाय का गिलास हाथ में लेकर सुड़क कर चाय पीने लगा। थोड़ी देर में वहां 2 और औरतें आईं और एक बच्चा उनके साथ था, और वह तांगे वाले से खुद को ले चलने के लिए कहने लगी। 2 और लोग आए। तांगे वाला बड़े नखरे से आखिर मान ही गया, मगर मैं कभी ऐसी किसी चीज पर नहीं बैठी थी। तुमने कहा मजबूरी है, रास्ता लंबा है। वो औरतें तो फट से सवार हो गईं। मुझे मुश्किल में देख तुमने उन औरतों से कहा कि हाथ पकड़कर वो मुझे भी उस तांगे में बिठा लें। तुम मेरी बगल में बैठ गए। तांगा चला तो कुछ अजीब तरह से हिलने लगा। फिर मैंने ही पूछा कि तुम कॉलेज के बाद आखिर क्या करोगे, और इस तरह हम बातें करने लगे। तुमसे बातें करते करते मुझे अजीब सी मदहोशी महसूस हो रही थी। मुझे सब एक सपने की तरह लग रहा था। एक बार को मुझे लगा कि तुम्हारी बाह के गिर्द अपनी बाह लपेटकर सर तुम्हारे शाने पर रख दूं। मुझे इस सफर बहुत अच्छा लगने लगा था। तांगे वाले ने हमें कैंट की शुरुआत में ही उतार दिया। अभी 3 किलोमीटर का फासला और तय करना था। शाम के 6:30 बज रहे थे। मार्च का महीना था और गनीमत यह थी कि अभी उजाला था। हम एक बार फिर चल पड़े। इस बार भी मैंने ही बात शुरू की। बातों बातों में जब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारे ही घर के पास रहती हूं तो तुम बहुत हैरान हुए थे। मुझे अजीब लगा कि तुम कितने अलग थलग से हो। मैंने कहा कि मैं थक गई हूं। आगे एक बेंच था, हम वहां बैठकर कुछ आराम करने लगे। तुमने पूछा कि मैं कभी कॉलेज में नजर नहीं आती। मैं कहना कुछ और चाहती थी, मगर मेरे मुंह से निकला कुछ और। मैंने कहा, मैं ठहरी सांवली सी, मुझसे कौन बात करेगा, मुझे कौन पसंद करेगा। मैंने तो हमेशा अपने रंग को लेकर फिक्रे ही सुने हैं, इसीलिए मैं किसी से बात नहीं करती। तुमने कहा कि अरे कृष्ण भी तो सांवले हैं, फिर राधा उन्हें कितना प्रेम करती हैं। वो सांवरे हैं तो तुम सांवरी हो, और सांवरी को कोई क्यों ना चाहे। पहले मन फिर तन। सांवरी पहले मन फिर तन। मैंने चुपके से खुद को चिकोटी काटी। कहीं सपना तो नहीं देख रही मैं। तुमने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा शायद कोई कीड़ा है। तुमने कहा कि चलो यहां से चलते हैं, मगर मैंने थके होने का बहाना करके कुछ और बैठने को कहा। मैं और बात करना चाहती थी। मैंने कहा, तुम ऐसा मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो ना। तो तुमने कहा कि मैं तो सच्चे दिल से कह रहा हूं, तुम झूठ सुनना चाहती हो तो अलग बात है। थोड़ी देर के लिए हम खामोश हो गए। मैंने हौले से सर घुमाकर तुम्हें देखा। तुम अपने ही ख्याल में खोए कहीं देख या सोच रहे थे। मेरा जी चाह रहा था कि तुम्हें गले से लगा लूं, तुम्हारी पेशानी चूम लूं। तुम अब तक कहां थे। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि तुमने कहा कि अब चलें, देर हो रही है, अभी 1.5 किलोमीटर और जाना है। हम चल पड़े। शाम का रंग अब सुरमई हो चला था। साथ चलते चलते कई बार दिल में ख्याल आया कि तुम्हारा हाथ थाम लूं। तुम अपनी धुन में चल रहे थे। मैंने पूछा कि कॉलेज के बाद तुम आखिर क्या करोगे। तुमने कहा कि मैं लिखना चाहता हूं, राइटर बनना चाहता हूं। मेरे दिल में ख्याल आया कि तुम बनोगे राइटर और मैं बनूंगी तुम्हारी। तुमने शायद ख्याल भी न किया होगा कि मैं तुम्हें बार बार कनखियों से देख रही थी। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सफर कभी खत्म न हो।
मगर ये कभी नहीं होता। सफर खत्म हुआ जब तुमने कहा कि लो पहुंच गए। मुझे क्या लगा, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। क्यों? क्योंकि घर आ गया। तुमने कहा पहली बार जब तुम मेरे साथ आई, और वो भी पैदल चलकर। तुमने जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले और बोले, देखो सारे पैसे बच गए। पहले पता होता तो फिर कुछ सोच कर पहले पता होता तो फिर कुछ सोच कर बोले, एक मिनट ठहरो। तुम भागकर सड़क की दूसरी तरफ की दुकान से एक चॉकलेट बार लाए और मुझे देकर बोले, सॉरी, इतने पैसों में बस यही आई। तुमने बचे सारे पैसे मुझ पर खर्च कर दिए। मैंने कहा कि अच्छा चलती हूं। तुमने कहा ठीक है, कल मिलते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैं सड़क के मोड़ मुड़ी तो देखा कि तुम मुझे जाता हुआ देख रहे थे। मैं घर पहुंची तो इतनी खुश थी कि बस, शायद इतनी खुश मैं आज तक कभी न हुई, न हो सकी। मैंने पहली बार खुद को गौर से आईने में देखा। मुझे पहली बार लगा कि मैं भी खूबसूरत हूं। कोई इस सांवरी को पसंद करता है। मां ने पूछा कि क्या बात है, आज बड़ी खुश है तू? चल एक खुशखबरी और सुन। तेरी शादी की बात जहां चल रही थी वहां से जवाब आ गया है। तू पसंद आ गई उन्हें। मेरा दिल बैठ गया, मगर मेरे आंसू तब निकले जब मां ने कहा कि वो शादी जल्दी चाहते हैं। 1 हफ्ते के बाद की तारीख है। अब कल से कॉलेज जाना बंद। होली बहुत पढ़ाई पढ़ाई। मैं सुन रही थी और मेरा जी दहाड़े मारकर रोने को हो रहा था। जिंदगी कितनी बेरहम हो जाती है ना, मगर क्या करें। खैर, शादी हुई और मैं गांव में अपनी ससुराल पहुंच गई। ये रिश्ता कितने मतलब का था मुझे मालूम था। बाबूजी का काम धंधा व्यापार तो खूब चलता था, और ये बात सब जानते थे कि वो बेटी का घर भरते ही रहेंगे, हमेशा उसके रंग को छुपाने के लिए। पहले दिन ही मालूम हो गया कि मेरे भरतार को मैं पसंद न थी। बस ये तो माँ बाप की खातिर शादी की। वाकई यहां सबको किसी न किसी तरह मेरे तन और धन की ही दरकार थी, और पति, वह तो तन ही तन था, मन कहीं नहीं। उसने दिन में भी शायद ही मेरी कभी सूरत देखी हो, मुझसे बात की हो, मगर रात को उसे मेरे तन की जरूरत जरूर होती थी। 2 साल में 2 बच्चे पैदा हो गए। पहले लड़की, फिर लड़का। बच्चों को देखकर सब कहते कि काली के बच्चे गोरे हैं। बाबूजी बेटे को देखने आए तो दामाद ने मोटरसाइकिल की फरमाइश कर दी। वो शाम तक एक नया बुलेट खरीद कर दे गए। कुछ दिन दोस्तों के साथ यहां वहां घूमते एक दिन एक्सीडेंट हो गया। जो दोस्त चला रहा था वो बच गया, मगर जाहिर है कि सारी गलती मेरी ही थी। मुझे कुछ ही दिनों में डायन घोषित करके घर से निकाल दिया गया। मैं दोनों बच्चों को लेकर बाबूजी के यहां वापस आ गई। कुछ दिन के बाद वापस फाइनल ईयर के इम्तिहान दिए, आगे पढ़ाई की और नौकरी करने लगी। कुछ वक्त के बाद मुझे दिल्ली में अच्छी और ज्यादा बड़ी नौकरी मिली। मैं बच्चों के साथ दिल्ली आ गई। तब से यहीं हूं। दोनों बच्चे कॉलेज पास कर चुके हैं। बेटी एक एनजीओ के लिए काम करती है और बेटा बैंकिंग सेक्टर में। इन दिनों चेन्नई में ट्रेनिंग ले रहा है। पिछले दिनों जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए तो पुराने सामान में एक डिब्बा निकला। मैं इसे हमेशा छुपा कर रखा करती थी। मेरे मना करने पर भी मेरी बेटी ने उसे खोल ही लिया। उसमें कुछ यादों के अलावा एक चीज और थी, वही चॉकलेट जो तुमने मुझे उस दिन दिया था। इतना पुराना चॉकलेट। मेरी बेटी ने पूछा, ये क्या है मॉम? उस दिन मैंने उसे उस शाम के बारे में बता ही दिया। वो घंटों मुझसे लिपट कर रोती रही। उसने कहा कि मैं तुम्हें खत लिखूं, तुम्हारा
पता भी उसी ने ढूंढ कर दिया है। सच कहूं तो इतने बरसों में मैं तुम्हें कभी भूल ना सकी। सच कहूं तो इतने बरसों में मैं तुम्हें कभी भूल ना सकी। वो शाम मेरे दिल की दीवार पर किसी तस्वीर की तरह चस्प है। एक एक कदम, एक एक पल, एक एक बात मुझे इस तरह याद है कि जैसे कल की ही बात हो। जानते हो क्यों? वो शाम और तुम्हारी याद मेरे लिए वैसी ही है जैसे कि उस गरीब ब्राह्मण के लिए दूर किले में जलते उस दीपक की रोशनी थी जिसके सहारे उसने ठंडे पानी में पूरी रात काट दी थी। चॉकलेट की एक्सपायरी डेट भले होती हो, मगर एहसासों की, फीलिंग्स की तो नहीं होती। लम्हों की, एहसासों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। यादों की तो बिल्कुल भी नहीं होती। तुम राइटर बनना चाहते थे और मैं तुम्हारी। तुम तो राइटर बन गए, मगर मैं, खैर जाने दो। चलो, कुछ और नहीं तो मैं तुम्हारी कहानी तो बन ही सकती हूं। एक एहसान करोगे मुझ पे? बस एक बार वो सफर दोहरा दो, मुझे वो सुरमई शाम लौटा दो। तुम्हारी सांवरी। कमाल कर दिया आपने। Absolutely. It was a great थैंक यू सर।